सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, और उससे रिलेटेड आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी हमने रखा तो उसके चारों तरफ वो एक फील्ड क्रिएट करेगा, एक रीजन क्रिएट करेगा, जिसमें अगर कोई टेस्ट मास हम रखते हैं, कोई पॉइंट मास हम दूसरा रखते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जहां जहां जिस जिस जगह पर हम वो पॉइंट मास रखेंगे और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के कारण लगने लगेगा, वो पूरा रीजन, वो पूरा स्पेस, वो पूरी जगह जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। That is called gravitational field, in which the region around any body, any particle, uh, any mass, where the point mass, the test mass experience gravitational force. That field is called gravitational field intensity, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसको मेजर करने का तरीका है, इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिटी मास। जो टेस्ट मास है उसका वैल्यू अगर हमने 1 कर दिया तो अब उस पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और उससे से रिलेटेड आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट मास है, ये एक हमारे पास में पॉइंट मास है जिसका मास है कैपिटल एम, और इससे आर डिस्टेंस पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमको निकालना है वहाँ पर हम एक टेस्ट मास रखेंगे स्मॉल एम, और इस पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर होगा एफ वेक्टर, ये होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, सर नेगेटिव साइन क्यों आपने लगाया? बिकॉज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। इसे जो रेडियल वेक्टर होगा, ये जो रेडियल वेक्टर होगा आर वेक्टर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप ये और अच्छे से समझ सकें। ओके, अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, आई वेक्टर की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? आई वेक्टर से। इट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। ओके, मतलब फोर्स ऑन यूनिटी मास। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर केप, दिस आर केप इज द रेडियल वेक्टर, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, और स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के। ओके, तो ये फार्मूला हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे फार्मूले भी बनने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है। अगर हम यहाँ पर इस आर वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, आर केप को लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो इंटेंसिटी का अब हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये एक नया फार्मूला हमारे पास में आया, और ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के फॉर्म में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में 10 kg का एक ब्लॉक है ना, 10 kg का ब्लॉक है, m इक्वल टू 10 kg है ना, फाइंड आई एट 2 मीटर, 2 मीटर पर आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू होगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी का वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻, -11 हमको रखना है। एम का वैल्यू यहाँ पर 10 kg दे रखा है, और आर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6.67 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻, -10 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर केजी, सॉरी, यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी।
अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी बहुत ही स्मॉल यहाँ पर आ रहा है, 10⁻⁻10 के ऑर्डर का आ रहा है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, उनके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है। ओके, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखें कि जो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की ड्यू टू पॉइंट मास। अगर हमारे पास मल्टीपल पॉइंट मास रखे हुए हों, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट मास रख रखे हैं, तो नेट इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? वहाँ पर हमको वेक्टर एडिशन करना होगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखने वाले हैं। तो अगर हमारे पास में मल्टीपल पार्टिकल्स रखे हुए हैं, है ना, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, है ना, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान से समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है। ओके, जैसे एक पार्टिकल हमारे पास रखा हुआ है m1, दूसरा पार्टिकल हमारे पास रखा हुआ है m2, तीसरा पार्टिकल हमारे पास में रखा हुआ है m3, ऐसे ऐसे हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स रखे हुए हैं mn। ओके, और हमको किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट को m1 से कनेक्ट करेंगे, तो हमको एक वेक्टर मिलेगा r1 वेक्टर। ओके, फिर m2 से कनेक्ट करेंगे, हमको मिलेगा r2 वेक्टर। ऐसे हम सारे पार्टिकल को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और हमारे पास में रेडियल वेक्टर्स मिलेंगे, लास्ट में होगा rn वेक्टर। ओके, और इन सब के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे फर्स्ट के कारण होगा I1, ओके, I1 वेक्टर, सेकेंड के कारण होगा I2 वेक्टर, ऐसे nth के कारण होगा In वेक्टर, और इन सब का हम वेक्टर एडिशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट, हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I वेक्टर, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर प्लस I3 वेक्टर अप टू In वेक्टर, है ना, सबका वेक्टर एडिशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करें, जैसे I1 का वैल्यू पुट करें, तो वो क्या होगा? -GM1 R1 केप डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। ऐसे ही हम सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और सबका फाइनल हमको क्या करना है? MN RN केप डिवाइडेड बाय RN स्क्वायर, है ना, सबका वेक्टर एडिशन हमको करना है। यहाँ पर हम यही चीज़ सीखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कारण फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? सबका वेक्टर एडिशन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, अगर हमारे पास में दो पार्टिकल हैं, है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास में, और उसके बेस पर हमने दो पार्टिकल रख रखे हैं, एक रख रखा है m और दूसरा भी रख रखा है m। ओके, इसका साइड है a, तो हमको इसके अपेक्स, इसके वर्टेक्स पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है? फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम फर्स्ट वाले पार्टिकल के कारण, इसको हम फर्स्ट कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं, फर्स्ट वाले पार्टिकल के कारण अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो उसको हमने लिखा I1, और सेकंड के कारण फाइंड करना है तो उसको लिखा हमने I2, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री। अगर हम I1 का वैल्यू फाइंड करें तो I2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, क्योंकि इक्वल मास है और इक्वल डिस्टेंस है। वो कितना होगा? G⁻M/A²। ओके, तो यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करें तो वो कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस 60 डिग्री। ओके, और यहाँ पर I1 I2 इक्वल है तो रूट में से बाहर आ जाएगा, है ना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं I का वैल्यू जो होगा
जस्ट अ मिनट, आई का वैल्यू जो होगा रूट में से आई बाहर आएगा, मतलब जी कैपिटल एम बाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बचेगा √3। ठीक है, क्या बचेगा √3, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा, ये भी 1 हो गया, और ये 2 और cos 60 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, I1 I2 आई हो जाएगा, दैट इज GM²/A। तो ये आ जाएगा आपका इंटेंसिटी एट ए, इंटेंसिटी एट ए, ये जो अपेक्स है इस पर इंटेंसिटी हमने फाइंड किया। ओके और भी बहुत अच्छे अच्छे रिलेटेड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जैसे वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है दिस इज आवर एक्स एक्सिस, है ना, और इस एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट 3,0 जहाँ पर 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, एक मास रखा हुआ है, और एक y एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, और y एक्सिस पर 0,4 पर 20 kg का एक मास रखा हुआ है। हमको सेंटर पर ओरिजिन पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I एट ओरिजिन। ओके, ओरिजिन पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पॉइंट, इसको हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा, ओके, और इस फर्स्ट पॉइंट से इस ओरिजिन को मिलाते हैं तो हमको मिलेगा R1 वेक्टर। ओके, अगर हम R1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि हमको सबसे पहले रेडियल वेक्टर ही फाइंड करना होंगे, क्योंकि फार्मूला ही वही कहता है। R1 वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगा 0i प्लस 0j, ओके, माइनस 3i प्लस 0j। ओके, हो सकता है कि आप यहाँ पर ये स्टेप कैंसिल करके डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 3i। ओके, जैसे हम R2 वेक्टर को डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 4j। ओके, ये आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा मैं कैसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, पर उसको समझने के लिए जो R2 वेक्टर हमको मिला उसको समझने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। ओके, तो ये आप समझे, R1 R2 समझ गए, हम फाइंड कर लिया। अब हमने I1, अब नेट जो वेक्टर एडिशन होगा वो होगा I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर। ओके, I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन असाइन करें I1 और I2 की, ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अट्रैक्टिव होगी। तो ये है I1 और ये है I2। ओके, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन हमको करना है। तो यहाँ पर I जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, ओके, I1 का वैल्यू कितना होगा माइनस जी m1 दैट इज इक्वल टू 10, ओके, डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R1 का वैल्यू कितना होगा 3, और R2 का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा 4। ओके, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हम लिखेंगे और 3 माइनस 3i एज इट इज। ओके, है ना, प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर इधर भी माइनस ले लिया, इधर भी माइनस ले लिया, तो माइनस तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आता है, और माइनस 3i इसलिए क्योंकि हमारा R1 वेक्टर वो आ रहा था। ओके, तो यहाँ पर क्यूब आना चाहिए, तो 3 क्यूब होगा। ओके, सेम एज इट इज I2 का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस G20, क्योंकि M2 का वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब इंटू माइनस 4j। ओके, तो ये हमारे पास में आया। अब क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है ज़रा देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर I वेक्टर में से हमारे पास में माइनस G दोनों में से कॉमन आ रहा है ना। वैसे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 10G जो हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा 1/9, ये 9 हो जाएगा, 3 से स्क्वायर क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा, 9 हो जाएगा, तो 9i प्लस ये हो जाएगा 1/16j। ओके, इसे और भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, पर दिस इज द करेक्ट आंसर।